नमस्कार। हमने क्लास 9th के हमारे आसपास के पदार्थों से संबंधित एक वीडियो बनाया था। उससे आगे का वीडियो हम बना रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं, यानी हम जो भी पदार्थ आसपास देखते हैं वो हमें कितनी अवस्थाओं के रूप में मिलते हैं, उनके बारे में ये वीडियो है। पदार्थ की अवस्थाएं। हालांकि हम सभी किताबों के अंदर भी पढ़ते हैं, सभी छात्रों को पता भी होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। जबकि पदार्थ की 2 अवस्थाएं अभी हाल ही में, अभी की तो नहीं कह सकते, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अब किताबों में आने लग गई है। यानी पदार्थ की हम कुल 5 अवस्थाएं पढ़ेंगे, जिसमें चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था और 5वीं अवस्था है BEC यानी बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम पहले 3 जो अवस्थाएं पदार्थ की, उन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड और गैस को बोलते हैं गैस। चौथी और 5वीं अवस्था है, उनके बारे में हम नॉर्मल बात करेंगे, उनको यहाँ पर इनके अंदर साथ में तुलना नहीं करेंगे। अब देखिए इन 3 अवस्थाओं को, हालांकि आपने चित्रों के माध्यम से भी देखा है, जैसे कि ठोस का कभी भी आपने किताब में या कभी चित्र देखा है तो इस प्रकार से चित्र आता है, यानी ऐसी अवस्थाएं दिख जाए, इसका मतलब है कि ये ठोस अवस्था है। इसी प्रकार द्रव का भी चित्र देखा होगा। द्रव के अंदर इन कणों को थोड़ी दूर दूर दिखाया हुआ है, और गैस का भी देखा होगा, इनके अंदर कणों को बहुत ज़्यादा दूर दिखाया हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ठोसों के कण पास पास में रहते हैं, द्रवों के कण थोड़े दूर रहते हैं और गैसों के कण और ज़्यादा दूर रहते हैं। तो इन्हीं के आधार पर इनके बीच में आकर्षण बल भी होगा, रिक्त स्थान भी होगा। तो इनके बारे में हम बिंदुवार करके इनकी एक सारणी के रूप में बनाएंगे, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। अब देखिए हम कुछ पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ गुण लेंगे इनके, कि इनकी तुलना किस किस से करनी है। जैसे कि एक प्रथम मैं गुण ले रहा हूँ आकार। ठोस आपने पत्थर देखा होगा, इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो है वो ठोस आकृति में दिखती है, कठोर होती है वो हमेशा, जिसको आप आसानी से दबा नहीं सकते। तो इनका आकार हमेशा जो है ठोसों का क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये भी ठोस है, आप इनको इधर उधर मोड़ नहीं सकते, इसलिए ये है वो ठोसों का जो आकार है वो निश्चित होता है। तो ठोसों का जो आकार है वो निश्चित होता है। द्रवों का जो आकार है, द्रव को तो आप किसी भी के अंदर है वो, जैसे बर्तन के अंदर डालेंगे तो उसका आकार उस टाइप से वो ले लेगा, इसलिए इनका आकार जो है वो अनिश्चित होगा। इसी प्रकार गैस है, तो गैस का भी जो आकार है वो निश्चित है, वो नहीं होगा। इसी प्रकार एक हम और दूसरा गुण ले रहे हैं आयतन। हालांकि जो भी द्रव होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का आयतन होता है, यानी वो अपने अलग अलग रूपों के अंदर रहेंगे। जैसे कि आयतन की बात करूं तो ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। द्रवों का जो आयतन है वो है वो निश्चित होगा, जबकि आकार है वो अनिश्चित था, और इनके अंदर दोनों ही है वो अनिश्चित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोसों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रवों के
आकार तो अनिश्चित होते हैं जबकि आयतन निश्चित होता है, उसी प्रकार गैसों के आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। एक और गुण की बात करता हूँ, रिक्त स्थान। ठोसों के बीच में रिक्त स्थान यानी ठोस के अंदर कण होते हैं, कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो कम होता है। रिक्त स्थान तो होता है लेकिन बहुत ही कम होगा। द्रव के अंदर जो रिक्त स्थान है बीच में, कणों के बीच में रिक्त स्थान, वो ठोसों की तुलना में ज़्यादा होगा, ठोस से ज़्यादा होगा। और गैसों के अंदर जो कणों के बीच में जो स्थान है वो सबसे अधिक होगा, अधिक होगा। तो ये तीसरा गुण है इनकी तुलना के लिए कि ठोस, द्रव और गैस में। चौथी बात करते हैं आकर्षण। आकर्षण बल देखें तो सबसे अधिक है वो ठोसों के अंदर होगा, क्योंकि इनके अंदर है वो कण जो है वो पास पास में रहते हैं, इसीलिए इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो अधिक होगा। इसी प्रकार द्रव की बात करूं तो ठोस की तुलना में कम होगा, तो ठोस से कम होगा। और इनके बीच में आकर्षण द्रवों की तुलना में कम होगा। तो कह सकते हैं कि आकर्षण सबसे कम है वो गैसों के बीच में, आकर्षण सबसे अधिक ठोसों के बीच में होता है। कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक इन्हीं के अंदर होता है। एक और बात करता हूं गुण की, संपीड्यता। संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब होता है कि आप किसी भी वस्तु को दबा करके देखो, आसानी से दब रही है, इसका मतलब उसकी संपीड्यता क्या है, अधिक है। और दब नहीं रही है, इसका मतलब उसकी संपीड्यता कम है। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, ये क्या है, ठोस है, इसको आप दबाओगे तो ये दब नहीं रहा है, इसका मतलब इसकी संपीड्यता क्या है, यानी कम है। तो इसका मतलब है कि ठोसों की जो संपीड्यता है वो सबसे कम होती है। द्रवों की संपीड्यता ठोस से अधिक होगी। और संपीड्यता की देखें तो सबसे अधिक होगी गैसों की, सबसे अधिक। इसी प्रकार एक और गुण की बात करता हूं, छठा विसरण। दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वह विसरण कहलाता है। हालांकि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रभाव विसरण कहलाएगा। अपन नॉर्मल भाषा में बात करें तो दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वो विसरण कहलाता है। अब यदि आप ठोसों को मिलाना चाहो तो दो ठोस आपस में मिलने मुश्किल है, द्रवों को मिलाना चाहो तो आसानी से मिल जाते हैं, गैसों को मिलाना चाहे तो भी बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि गैस में विसरण सबसे अधिक, द्रव में विसरण सब उससे कम और ठोस में सबसे कम। यानी विसरण की प्रक्रिया ठोस के अंदर सबसे कम होगी, द्रव के अंदर ठोस से ज़्यादा होगी और गैसों के अंदर विसरण की प्रक्रिया सबसे अधिक होगी। इसके अलावा आते हैं आपके उदाहरण। अब आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखें और ऐसे मैच करते जाएं कि कौन से किसके गुण हैं। तो खूब सारे ठोसों के उदाहरण लिख सकते हो, खूब सारे द्रवों के लिख सकते हो और खूब सारे गैसों के लिख सकते हो। यानी 20-20 उदाहरण आप अपनी कॉपी में ठोस, द्रव और गैस के लिखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। अब ये तो थी पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। साथ ही में 2 और अवस्थाएं हैं। उन 2 अवस्थाओं को, एक का तो नाम है प्लाज्मा और एक का नाम है BEC। प्लाज्मा अवस्था फ्लोरेंस ट्यूब या फिर आपके नियॉन बल्ब वगैरह आजकल आते हैं, उन बल्ब के अंदर हीलियम गैस भरी हुई होती है। जैसे ही इनके अंदर है वो विद्युत का प्रवाह होता है तो इनके अंदर विद्युत प्रवाह स्टार्ट होगा और हीलियम जो है वो चमक उत्पन्न करता है। उसी चमक को है वो जो चमक उत्पन्न हो रही है उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। ये चौथी अवस्था है। तो ये अभी नई नई खोज हुई है, अब किताबों में आने लग चुकी है। और 5वीं जो पदार्थ की अवस्था है वो है BEC, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इनका पूरा नाम है।
3 वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसकी खोज की, उन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला। बीईसी है क्या कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका घनत्व बहुत ही कम होता है, यानी ऐसे तत्व जिनका घनत्व बहुत ही कम है, उन तत्वों को कम, जो घनत्व वाले तत्व है उनको कम तापमान पर रखा जाता है, तो उनसे बीईसी का निर्माण होता है। यानी जिनका घनत्व कम है, कम घनत्व के तत्वों को कम तापमान पर रखा जाता है तो बीईसी का निर्माण होता है। यानी पदार्थ की 5वीं अवस्था बनती है। पदार्थ की कुल अवस्थाएं हैं 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। तो इन सभी को आप